चैप्टर 21 स्टोन रैप्ड जेड। गाड़ी और मैनपावर का मसला अभी भी बाकी ही था। कियून को अचानक वो ड्राइवर याद आया जो पिछली बार उनके साथ एप्पल ट्रांसपोर्ट में मदद करता था, जिसके पास वो वाइट वैन थी। पार्किंग का जुगाड़ हो जाए तो गाड़ी का इशू सॉल्व हो सकता था। उसने बिना टाइम वेस्ट किए ड्राइवर को फ़ोन लगाया और 1000 युआन पर डे पर व्हीकल फिक्स कर लिया। मैन पावर का प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी था। ड्राइवर लोग ट्रांसपोर्ट में तो हेल्प कर सकते थे, सामान उठा सकते थे, लेकिन उनसे रोड साइड खड़े होकर माल बेचवाना मुश्किल। गिनने लगे तो खुद, वेयोंग और उसकी बीवी प्लस लिटिल येलो हेयर, बस 4 लोग। हर सेल्स पॉइंट पर एक ट्रस्टवर्दी बंदा चाहिए होता है। अभी के हालातों में लोग मिलना आसान नहीं था। वेयोंग, तेरे पास कोई बंदा है जो बेचने में मदद कर सके? वेयोंग ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाकर बोला, नहीं, ज्यादा लोग गांव वापस छोड़ दिए, कोई ठीक बंदा अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर कियून भी सोच में पड़ गया। तभी उसके दिमाग में एक नाम चमका, लियू मेंग। छुएंगशुई रिवर में जिससे मुलाकात हुई थी। बंदा शरीफ लगता था, काफी डिपेंडेबल। उसने तुरंत मैसेज भेजा, सिचुएशन समझाई। थोड़ी ही देर में रिप्लाई आ गया, थोड़ा थरथराते हुए आवाज के साथ, नो प्रॉब्लम, कभी भी बुला लो। लगता था बेचारा ठंड में आइस फिशिंग कर रहा था। अच्छा हुआ, मैन पावर का एक बड़ा टेंशन कम हो गया। सब तय करने के बाद कियून और वेयोंग ने अपने मार्किंग्स के हिसाब से लोकेशंस चेक किए और शाम तक वापस रूम आ गए। पूरा दिन भागदौड़ के बाद पेट बिल्कुल खाली था। कियून नूडल्स बनाने ही जा रहा था, तभी लिटिल येलो हेयर प्लास्टिक बैग पकड़कर अंदर घुस आया। कियून, खाना नहीं खाया ना? फेंग ने तुम्हारे लिए भेजा है। उसने इंसुलेटेड बैग टेबल पर रखा। अरे, क्या लाया है? उसने खोला तो स्पाइसी स्क्यूअर्स की खुशबू सीधे दिल तक पहुंच गई। लिटिल येलो हेयर भी सामने बैठ गया, आंखों में क्यूरियोसिटी। सुना है तुम कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो? कियून ने आईब्रो उठाई। हाँ, क्यों? तेरे पास कोई आइडिया है? लिटिल येलो हेयर ने तुरंत नैपकिन देकर बोला, हाँ यार, मुझे भी गाइड करो। कियून हंस पड़ा। तुम तो पैसा मिट्टी समझते थे। वो शर्माते हुए बोला, वो तब की बात थी। कल रात शॉक्विन का पोस्ट देखा, उसका फोन टूट गया, सोचा एक नया फोन गिफ्ट करूं। ये सुनकर कियून ने उससे वही पुरानी यूजलेस लवर बॉय वाली नजर दी। ठीक है, कितना पैसा है? 7000। अच्छा, दे दो, कल और स्टॉक उठा लूंगा। लिटिल येलो हेयर एक्साइटेड होकर बोला, ठीक है, घर जाके ट्रांसफर करता हूँ, और हवा की तरह निकल गया। कियून ने अर्गोटोऊ की बोतल का आखिरी घूंट पिया, खाना खत्म किया, रूम साफ किया और बिस्तर पर लेट गया। अब बस अपडेट्स का वेट था। मैंने टोटल 2,70,000 युआन इन्वेस्ट किए हैं। अगर 76% प्रॉफिट हुआ तो लगभग 2 लाख हाथ आ जाएंगे। फिर मेरे पास 3,70,000 युआन होंगे। सारे कर्जे चुका दूंगा, फिर भी 10,000 प्लस बचेगा। जिंदगी फिर से ट्रैक पर आ रही थी। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन पिंग हुआ। आज की इंटेलिजेंस वाइट। हुआलिंग जेड मार्केट के स्टॉल A32 पर एक अनओपन्ड स्टोन रैप्ड जेड पड़ा है। ऊपर क्रैक होने की वजह से सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन असली वैल्यू 1 लाख युआन से ज्यादा है। स्टोन रैप्ड जेड? कियून ने थोड़ी देर सोचा। जेड का सीन तो जियांग प्रोविंस में मशहूर था, लेकिन उसे खुद जेड के बारे में कुछ खास पता नहीं। सैन वानथिंग को जरूर शौक था। प्रेगनेंसी के टाइम 80,000 युआन का ब्रेसलेट खरीद लिया था, स्पिरिचुअल नरिशमेंट के नाम पर। कियून ने फोन उठाया और रिसर्च शुरू कर दी। स्टोन रैप जेड, यानी कि नेफ्राइट जेड, जो एक पत्थर की लेयर में लपटा होता है। अंदर क्या क्वालिटी होगी, कोई गारंटी नहीं। ऊपर क्रैक हो तो लोग और भी परेशान हो जाते हैं। यानी सीधा सा गैम्बल। बस जेडाइट रॉ स्टोन नहीं, नेफ्राइट वर्जन। नॉलेज इतना गहरा था कि फास्ट लर्न करना मुश्किल, इसलिए कॉमन ट्रांजैक्शनल पॉइंट्स पढ़कर उसने फ़ोन रख दिया और सो गया। सुबह 8 बजे वेयोंग की कार से वो होलसेल मार्केट पहुंच गया। फ्रोजन श्रिम्प वाले शॉप ओनर वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। क्यून को देखकर वो हंसकर बोला, बॉस, गुड्स रेडी है, वैन ले जाओ। वेयरहाउस 70 to 80 स्क्वायर मीटर का था, फोम बॉक्सेस से लिपटा हुआ। 2 साइज के श्रिम्प अलग अलग स्टैक थे। कियून ने कुछ बॉक्सेस चेक किए, क्वालिटी परफेक्ट थी। उसने वेयोंग को सिग्नल दिया कि ड्राइवर्स अंदर आकर लोडिंग शुरू कर दे, खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चला गया।
लार्ज बैच होने की वजह से और मोस्टली स्टॉक ट्रांसफर्ड आइटम्स थे, क्यून थोड़ा कॉशियस था। इसलिए उसने 20,000 युआन डिपॉजिट रखने और 7 डेज बाद सेटलमेंट का रिक्वेस्ट किया। 50 लाख प्लस के डील में ये रीजनेबल था। शॉप ओनर ने तुरंत अग्री कर लिया। बॉस, लॉन्ग टर्म का सोच रहा हूँ, कोई दिक्कत हो तो माल वापस दे देना। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद क्यून ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। फिर उसे याद आया लिटिल येलो हेयर ने भी इन्वेस्ट करना था। और स्टॉक है क्या? थोड़ा और खरीदना है। शॉप ओनर ने सिगरेट देते हुए बोला। नहीं बॉस, एक भी पीस नहीं बचा। क्यून मुस्कुरा कर रह गया। 4 वैन्स रेंट पर की गई थी। एक ट्रिप में सब नहीं आ सकता था। मल्टीपल राउंड्स नीडेड। वर्कर्स ने लोडिंग में 1 घंटा लगा दिया। क्वांटिटी चेक करने के बाद बचा हुआ स्टॉक ओनर के पास टेम्परेरीली रखा और क्यून वापस आ गया। ओल्ड वांग के यार्ड पर अनलोड करना और स्लो निकला। सिर्फ क्यून, वे योंग, लिटिल येलो हेयर और 4 ड्राइवर्स, टोटल 7 लोग। गाड़ियां देखकर आसपास के लोग भी क्यूरियोसिटी में जमा होने लगे। उनमें स्किनी पड़ोसी भी था, जिसे क्यून ने कुछ दिन पहले खाने पे बुलाया था। ओल्ड की, क्या शिफ्ट कर रहे हो यहाँ? क्यून ने मुस्कुराकर बताया। मान लिया है, अंकल वांग के यहाँ टेम्परेरीली रख रहे हैं। स्किनी ने बिना कुछ सोचे अपनी जैकेट उतार दी। चल मदद कर देता हूँ। जब उसे पता चला कि 2000 से ज्यादा पीसेस और बचे हैं, उसने तुरंत फोन निकालकर मैसेज भेजा। कुछ ही देर में 7-8 लोग और आ गए, पिछले कुछ दिनों में देखे हुए सारे चेहरे। चैप्टर 22 रिवर्स गियर। शाम के 4 बज गए थे जब तक 3200 पीसेस का सारा माल ओल्ड वैंग के यार्ड में अनलोड हो पाया। कियून ने हर ड्राइवर को एक्स्ट्रा 300 युआन दिए लोडिंग अनलोडिंग की मेहनत का, एंड कल सुबह 8 बजे वापस लोडिंग के लिए आने को बोलकर उन्हें छुट्टी दी। जो आसपास के लोग मदद करने आए थे, उन सब के लिए उसने एक कार्टन सिगरेट का अरेंजमेंट कर दिया। आराम का टाइम बिल्कुल नहीं था। कियून सीधा टैक्सी पकड़कर हुआलिंग जेड मार्केट पहुंच गया। ऐसे मार्केट्स में ज्यादातर स्टॉल्स शाम 7 के आसपास बंद होने लगते हैं, पर इस वक्त भी भारी भीड़ थी। बायर्स इधर उधर घूम रहे थे, बार्गेनिंग चल रही थी और लाउड चैटर का माहौल पूरी मार्केट में गूंज रहा था। कियून को इधर उधर घूमने में जीरो इंटरेस्ट था। वो स्ट्रेट A32 स्टॉल की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो पास आया, उसने देखा एक मिडिल एज्ड आदमी स्टॉल ओनर से काफी अग्रेसिव बार्गेनिंग कर रहा है। उस आदमी के हाथ में एक पाम साइज जेड था। बाहर से रॉ मॉर्टल स्टोन स्किन, उस पे ग्रे वाइट पैटर्न्स और सबसे नोटिसेबल एक क्रैक जो कियून की नज़र में हल्की सी ग्लो कर रहा था। कियून का दिल डूब गया। साला, कोई और ले गया। वो स्टॉल के पास रुककर उनकी बात सुनने लगा। मिडिल एज्ड आदमी थोड़ा क्लेवर, थोड़ा कनिंग बोल रहा था। भाई, रिस्क है। अगर क्रैक अंदर तक गया हुआ तो पूरा पत्थर वेस्ट। मैं ज्यादा से ज्यादा 8000 युआन दे सकता हूँ। वो जेड वापस रखने ही वाला था। कियून ने साइड ग्लांस लिया। आदमी के कॉलर पर माइक क्लिप्ड, हाथ में फोन माउंट। आहा, स्ट्रीमर। ऐसे स्ट्रीमर्स के बारे में कियून सुन चुका था, जो नेफ्राइट जेड स्ट्रीम पर बेचते हैं। अच्छे वाले सही माल थोड़ा मार्जिन लेके बेच देते हैं, बुरे वाले फैमिली बोलकर लोगों को हाफ फेक स्टोन्स थमा देते हैं। स्टॉल ओनर एक यूगर अंकल, गोल्ड टोपी, घनी दाढ़ी, बिना झिझक के बोला, नो रोलिंग बैक, एड मनी। स्ट्रीमर हिलाकर बोला, नहीं भाई, 8000 बस। नहीं बेचोगे तो मैं चलता हूँ। पर चलता हूँ बोलने के बावजूद उसका हाथ पत्थर से हटा ही नहीं। कियून का फ्रस्ट्रेशन पीक पर। ओए जाना, मुझे लेना है। पर रूल्स होते हैं। जब तक निगोशिएशन चल रहा हो, कोई बीच में जंप नहीं मार सकता। ये उसने लास्ट नाइट ही रिसर्च से सीखा था। तो वो बेचारे की तरह चुपचाप वेट करने लगा। स्टॉल ओनर ने भी स्ट्रीमर का चीजी ड्रामा नहीं माना। नो वे, नो रोलिंग बैक। स्ट्रीमर ने सोचा, फिर बोला, लास्ट ऑफर 10,000 युआन। अगर नहीं तो सच बोल रहा हूं, मैं निकल जाऊंगा। इस बार उसने सच में हाथ हटा लिया। स्टॉल ओनर ने थोड़ी देर और पुश किया। एड मनी, नो पार्टनर। नहीं, ऊपर गया तो मैं खुद नहीं बेच पाऊंगा। और वो पीछे हट गया, जाने को तैयार। स्टॉल ओनर ने बेचारी सी सांस भरी। ठीक है, तुम्हारे लिए। डील फाइनलाइज्ड। स्ट्रीमर ने पैसे दिए, स्टोन उठाया और स्टॉल से निकल गया।
कीयून की सांस भी निकल गई। कुक डक फ्लू अवे। पर फिर याद आया, स्ट्रीमर तो रीसेल के लिए ही लेता है, मतलब चांस अभी जिंदा है। वो तुरंत उसके पीछे गया और हल्की सी टैप दी। स्ट्रीमर पलटा, क्यूरियस एक्सप्रेशन। कीयून ने फ्रेंडली स्माइल दी। भाई, जो स्टोन अभी लिया है बेचोगे? स्ट्रीमर पहले सरप्राइज्ड हुआ, फिर प्रोफेशनल स्माइल। चाहिए? बिल्कुल, मैं तो बेचने के लिए ही लेता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा लग रहा था तो कीयून ने सीधा पूछ लिया, रेट बताओ, प्राइस सही हुआ तो मैं ले लूंगा। स्ट्रीमर ने अपने फोन माउंट की तरफ इशारा किया। मैं ट्रांसपेरेंट बिजनेस करता हूँ, सिर्फ 10% प्रॉफिट लेता हूँ। स्ट्रीम पर सब देख रहे हैं। ये स्टोन 10,000 का लिया है, अगर चाहिए 11,000 दे दो। कीयून के दिल को सुकून मिल गया। सुबह के पेमेंट के बाद उसके पास सिर्फ 20K प्लस बचे थे। डर था कहीं 15K, 20K, 30K ना बोल दे। ठीक है, उसने तुरंत ट्रांसफर कर दिया। स्ट्रीमर ने कंफर्म करते ही स्टोन पकड़ा दिया। ओके, अब तुम्हारा है। कीयून चलने ही वाला था कि स्ट्रीमर ने पुकारा, ओए भाई रुक जरा। कीयून पलटा, हाँ? स्ट्रीमर हंसा, सुना तुमने फन के लिए लिया है, कट करने वाले हो? हाँ, कट तो करूंगा। स्ट्रीमर और पास आ गया। मैं फॉलो कर सकता हूँ, स्ट्रीम भी कर लूंगा, शायद कोई बायर मिल जाए। कीयून ने सोचा, इससे उसे कोई नुकसान नहीं, और अगर बायर मिल गया तो सेलिंग का टेंशन भी खत्म। ठीक है, फॉलो कर लो। स्ट्रीमर को तो जैसे जैकपॉट मिल गया। माइक के पास झुककर चिल्ला पड़ा, फैमिली, स्टोन कटिंग इनकमिंग, कहीं मत जाना। जेड मार्केट में स्टोन कटिंग के लिए डेडिकेटेड शॉप्स होती हैं। कीयून ने कॉर्नर वाली एक दुकान चूज की। अंदर एक 50 साल का बुढ़ा आदमी चाय पीता हुआ बैठा था। उन्हें आते देखकर वो आराम से उठा, हाथ बढ़ाया। कीयून को 1 सेकंड लगा समझने में कि क्या चाहिए, फिर उसने स्टोन उसके हाथ में दे दिया। ओल्ड मैन ने क्रैक को 2-3 बार देखा और पूछा, कैसे कट करना है? कीयून ऑनेस्टली बोला, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, आप देख लो। ओल्ड मैन ने सिर हिलाकर कहा, लेबर कॉस्ट 500 युआन। डन। ओल्ड मैन ने स्लो मोशन स्टाइल में पेन उठाया, स्टोन की सरफेस पे कुछ लाइंस ड्रॉ की, फिर वायर सॉ मशीन के पास गया। मशीन की ब्ज़ वाली आवाज स्टार्ट हो गई। उसने पत्थर को टेबल पर फिक्स किया, कैलिपर से मेजरमेंट लिया, एंगल चेक किए, क्रैक की ट्रेजेक्टरी ट्रेस की। स्ट्रीमर एक्साइटमेंट से फोन जूम जूम कर रहा था। फैमिली रेडी, कट स्टार्ट हो रहा है। वायर सॉ क्रैक के रास्ते उतरना शुरू हो गई। पानी गिर रहा था, मशीन स्टेडी हम कर रही थी। लगभग 10 मिनट बाद मशीन रुक गई। पत्थर का एक बड़ा हिस्सा टॉप से टूटकर गिर गया। ओल्ड मैन ने टॉर्च लेकर फ्रेशली कट सरफेस एग्जामिन की। स्ट्रीमर भी फोन लेकर तुरंत पास आ गया। सिर्फ कीयून ही चेयर पर आराम से बैठा था, एक सिगरेट जलती हुई, एक्सप्रेशन बिल्कुल काम, जैसे उसे एग्जैक्टली पता हो कि अंदर क्या ट्रेजर छिपा है। चैप्टर 23 शेन वानथिंग का डिवोर्स। लाइट्स के नीचे जेड के कट से एक हल्का सा वार्म ब्लूइश सफेद रंग चमका। टेक्सचर इतना डेलिकेट कि आंखों को ठंड पड़ जाए। कोई क्रैक दिखाई नहीं दी। फोक्स, रिजल्ट आ गया, आंखें खोल कर देखना। वाओ, एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा बढ़िया टेक्सचर। स्ट्रीमर होश उड़ाने वाला गैस लेकर कीयून की तरफ एडमिरेशन भरी नजर से मुड़ गया। बॉस, ये कट तो फुल प्रॉफिट है, इस टेक्सचर से आराम से 2-4 ब्रेसलेट्स बन जाएंगे। अभी बेचो तो कम से कम 30,000 आ जाएंगे। बुजुर्ग कटिंग मास्टर ने भी सर उठाकर पूछा, बेटा, आगे कट करना है? कीयून को पहले से ही सिस्टम ने रिजल्ट बता दिया था, इसलिए वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ। शांत सा सर हिलाकर बोला, कंटिन्यू। ओल्ड मास्टर ने दोबारा जेड को पकड़ा और क्रैक की लाइन फॉलो करते हुए नया कट लगाया। वायर सॉ की ब्ज़ आवाज के साथ पानी के छोटे ड्रॉपलेट्स और स्टोन का पाउडर उड़कर चिपकने लगा। स्ट्रीमर ने फोन को कस के पकड़ा, कैमरा वायर सॉ के पीछे पीछे। बेचैनी उसकी आवाज में साफ थी। फोक्स, इस कट में रिस्क है, क्रैक फेटल स्लॉ निकलेगी या नहीं, सब अभी डिसाइड होगा। टाइम बीतने लगा और बुजुर्ग के माथे पर पसीने की बूंदें जमने लगीं। इस वक्त कीयून भी उठकर पास आ गया, ध्यान से देखते हुए। और फिर शश, सौ रुक गया।
ओल्ड मास्टर ने पसीना पोंछा, धीरे से जेड को अलग किया और अंदर का मटेरियल और भी ज्यादा स्मूथ और भी फ्लॉलेस, एक भी इम्प्योरिटी नहीं, एक भी क्रैक नहीं। स्ट्रीमर की आंखें लिटरली चमक उठीं। फोक्स परफेक्ट टेक्सचर, 2 ब्रेसलेट्स बनना 100% गारंटी। इंटरेस्टेड लोग जल्दी डीएम करो। कीयून जेड का एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन वो भी मानता था मटेरियल टॉप नॉच था। ओल्ड मास्टर ने भी तारीफ की। इससे ब्रेसलेट्स बढ़िया बिकेंगे, क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है। इतने में स्ट्रीमर ने कीयून का हाथ पकड़ लिया, एक्साइटेड सा। बॉस, स्ट्रीम में किसी ने 80,000 ऑफर किया है, बेच रहे हो? कीयून ने सीधा सर हिला कर दिया। सिस्टम का वैल्यूएशन 1 लाख से ऊपर था, 80K पर बेचने का सवाल ही नहीं। उसने कामली बोला, मास्टर रैप कर दीजिए। स्ट्रीमर माइक में चिल्लाता रहा, प्राइस ठीक नहीं है, हायर बिड चाहिए तो जल्दी मैसेज करो। ओल्ड मास्टर ने सब स्टोन्स क्लॉथ में लपेटकर प्लास्टिक बैग में डाले। कीयून ने 500 युवान कटिंग फी दी और निकलने लगा। बॉस रुको, 90,000 का ऑफर मिला है। कीयून रुक कर पलटा। फिक्स्ड प्राइस 1 लाख, बीच में और भी काम है, 5 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करूंगा। स्ट्रीमर स्टन्ड हो गया। ये एग्जैक्टली वही प्राइस था जो उसने एस्टिमेट किया था। वो तुरंत बायर्स को मैसेज स्पैम करने लगा। कीयून बाहर गया, एक सिगरेट जलाकर शांति से खड़ा हो गया। 3 मिनट में स्ट्रीमर दौड़ता हुआ निकला। बॉस डन, बायर अग्री हो गया, 1 लाख। कीयून ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ा लिया। प्लेजर डूइंग बिजनेस। प्लेजर डूइंग बिजनेस? 1 घंटे में 1,000 का 1 लाख बनाना, इसीलिए लोग स्टोन गैम्बलिंग में पागल होते हैं। श्यापिंग विलेज वापस आकर कीयून सीधा एक सिचुआन रेस्टोरेंट गया, स्किनी और बाकी सबको खाना खिलाने बुलाया। आज उन्होंने मदद की थी और अगले कुछ दिन भी उन्हें लोग चाहिए थे। खाने पीने के बाद जब कीयून ने काम मेंशन किया, सब एकदम मोटिवेटेड हो गए। स्किनी सबसे पहले बोला, ओल्ड की, तू बोले और हम ना आए, ऐसे कैसे? वैसे भी फुर्सत ही फुर्सत है। एक और बंदा बोला, बिल्कुल भाई की, ये कोई फेवर थोड़ी है। कीयून हंसा, सबको सिगरेट्स बांटी। शुक्रिया भाइयों, काम फ्री में नहीं करवाऊंगा, 500 युवान पर डे। 500 सुनते ही सबकी आंखों में चमक आ गई। कंस्ट्रक्शन साइट पर 300-400 मिलते थे, ऊपर से सर्दी में काम भी बंद। कीयून उन्हें काम दे रहा था, सब ग्रेटफुल थे। स्किनी ने ग्लास उठाया, ओल्ड की, इसके लिए तो 1 पैक बनता है। कल हम फुल पावर में काम करेंगे भाई की। काम के चक्कर में सब जल्दी निकल गए। कीयून भी थकान से चूर होकर रेंटल में जाकर सीधा सो गया। उठी तो सुबह 7 बज चुके थे। आंखें खुलते ही याद आया, आज का डेली इंटेलिजेंस चेक नहीं किया। पैनल खोला, आज की इंटेलिजेंस रेड। शेन वानतिंग और क्यू जियाहो ने कल सिविल ब्यूरो में डिवोर्स रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है। अभी 30 डेज कूलिंग पीरियड चल रहा है। डिवोर्स? कीयून थोड़ा रुक गया। उससे फर्क नहीं पड़ता उनके डिवोर्स से। शेन वानतिंग जैसी औरत, वो पहले ही समझ चुका था, अमीरियों में शेयर कर सकती है, मुश्किल वक्त में नहीं। सोचकर गुस्सा आता था कि अगर उसने घर का 50% अपनी बेटी के नाम नहीं लिखा होता तो वो कभी कस्टडी को अग्री ना करती। और वो 3,000 युवान चाइल्ड सपोर्ट कितना सच में बेटी पर लगता होगा। लेकिन अगर डिवोर्स हो गया और शेन वानतिंग की इनकम गई तो शायद कस्टडी वापस लेना आसान हो। थोड़ा सोचकर कीयून ने सर हिला दिया। अभी 1 महीना बाकी है, फिलहाल पैसा कमाना और बेटी के फ्यूचर को सिक्योर करना ज्यादा जरूरी है। वो तैयार हुआ, ब्रेकफास्ट के लिए स्टीम्ड बन्स लिए और ओल्ड वांग के बैकयार्ड पहुंच गया। 8 बजने में टाइम था, पर वेयोंग और ल्यूमंग पहले से ही आ गए थे। कीयून ने मुस्कुराकर बन्स दिए। आज ऐसे जल्दी? ऊपर आ जाते डिस्टर्ब नहीं होता, चलो कुछ खा लो। वेयोंग ने सिंपली बोला, अभी आए हैं, सोचा तुम्हें सोने दो। ल्यूमंग ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अंदर से लिटिल येलो ने नींद भरी आंखों से दरवाज़ा खोला और सबको बुलाया। फिर ट्रक ड्राइवर और स्किनी गैंग भी आ गए और ब्रेकफास्ट के बाद सबने तेज़ गति से लोडिंग शुरू कर दी। हाफ एन आवर में सारा सामान रेडी था, इवन वेयोंग का छोटा ट्रक फुल लोड। कीयून, वेयोंग और उसकी वाइफ
लिटिल येलो, ल्यूमंग सब अलग अलग जगह गुड्स बेचने निकल गए। स्किनी कियून के साथ ट्रक पर चढ़ा। गाड़ी चली ही थी कि रेडियो में मॉर्निंग न्यूज़ सुनाई दी। बर्फानी तूफान और एक्सट्रीम कोल्ड के कारण कल से जियांग प्रांत की ज़्यादातर एयरपोर्ट्स टेम्परेरीली क्लोज हो चुकी हैं। रेलवेज और हाईवेज भी बंद हैं। चैप्टर 24 3 चैप्टर्स आज पढ़ते रहो। सुबह का बिल्कुल पहला उजाला ही हुआ था कि न्यू डिस्ट्रिक्ट मार्केट में काफ़ी वेंडर्स पहुंच चुके थे। इस टाइप के मार्केट में कोई फिक्स्ड स्टॉल नहीं होता। जो लेट आए उसके लिए जगह ही नहीं बची। चियून और उसका ग्रुप सेंटर के पास एक स्पॉट पकड़कर ट्रक रोक दिया। डजन्स ऑफ फ्रोजन श्रिम्प के बॉक्सेस उतारकर सामने लगा दिए। लिटिल्स लाउडस्पीकर तुरंत खुश मिजाज आवाज में अनाउंस करने लगा। ड्राइवर ने सीट के नीचे से छोटा सा स्टोव निकाला, कुछ कोल जलाए और तीनों उसके इर्द गिर्द बैठकर थोड़ी गर्माहट लेने लगे। उनके ठंडे पड़ चुके हाथ धीरे धीरे पिघलने लगे। चियून ने फ़ोन निकाला न्यूज़ देखने के लिए, पर स्क्रीन पर होलसेलर का एक मैसेज चमका। बॉस, बड़े फ्रोज़न श्रिम्प का रेट आज 350 पर बॉक्स हो गया। मुझे दूसरे सप्लायर से माल मंगवाकर तुम्हें देना पड़ा। सुबह से लोग गालियां दे रहे हैं, फ़ोन बजना बंद नहीं हो रहा। बेचारा दुखी लग रहा था। चियून हल्का सा हंसा, पर उसे भी पता नहीं था कि कैसे कंसोल करे। अपॉर्चुनिटी चूक जाना कभी कभी अपॉर्चुनिटी ना मिलने से भी ज़्यादा दुख देता है। इसी वक्त वेयोंग का एक्साइटेड मैसेज पॉप हुआ। ओल्ची, मेरी बीवी सुपरमार्केट गई थी। आज फ्रोजन श्रिम्प 80 युआन पर केजी बिक रहा है और छोटे वाले 65 पर केजी। सिर्फ 6 दिन बाद स्प्रिंग फेस्टिवल था। सरकार ने कल रात ही अनाउंस किया था कि एक्सट्रीम वेदर 10 दिन और चलेगा। स्टेपल चीज़ों का गवर्नमेंट स्टॉक था, पर सी फूड, खासकर फ्रोजन श्रिम्प, रिजर्व मटेरियल में नहीं आता। और न्यू ईयर के डिनर में सबसे डिमांडेड डिश यही होती है, इसलिए प्राइस तो ऊपर जाना ही था। चियून ने स्किनी को पूरा सिनारियो समझाया। ऐसे ही बात हो रही थी कि एक स्पेक्टिकल वाली आंटी स्टॉल पर आई। फोम बॉक्स में झांककर पूछा, बॉस, इतना महंगा क्यों? पिछले हफ्ते तो 230 पर बॉक्स खरीदा था। चियून बोलता उसके पहले ही स्किनी उठकर पोलाइट स्माइल के साथ बोला, मैडम, हमारा कॉस्ट प्राइस ही 340 है, बस थोड़ा सा ही ऊपर बेच रहे हैं। सुपरमार्केट में आज 80 रुपीज़ पर किलो बिक रहा है, आप चेक कर लो। आंटी को यकीन नहीं आया, सर हिलाकर चली गई। मार्केट भरने लगा। लोग लाउडस्पीकर सुनकर क्यूरियस होकर आने लगे, पर कोई नहीं खरीद रहा था। सब सोच रहे थे, 350, ये लोग प्राइसेस मैनिपुलेट कर रहे हैं। कुछ फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद स्किनी टेंशन में आ गया। ओल्ड जी, कहीं हम ओवरप्राइस तो नहीं बेच रहे? कोई लेगा ही नहीं। चियून बिल्कुल शांत मुस्कुराया, अरे रुक जा, मार्केट को समय दे। दोपहर तक इंटरनेट फट पड़ा। हर जगह प्राइस हाइक की न्यूज़। क्या बकवास प्राइस है इस साल? होलसेल मार्केट से मटन 60 रुपये किलो लिया। श्रिम्प तो 80 रुपये किलो मिल रहा है सुपरमार्केट में। स्नोफॉल ने ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया है, इसलिए रेट्स बढ़ रहे हैं। कमेंट्स आ रहे थे नॉन स्टॉप। और जैसे जैसे न्यूज़ फैली, चियून का स्टॉल फाइनली एक्सप्लोड कर गया। एक यंग लेडी आई, क्वालिटी चेक की और बोली, बॉस, एक बॉक्स पैक कर दो। स्किनी का चेहरा खुशी से चमक उठा। फोम बॉक्स से बर्फ झाड़ी, रोप से बांधा, पैक कर दिया। फिर दूसरा कस्टमर आया, फिर तीसरा, और फिर तो लाइन लग गई। बॉस, एक बड़ा बॉक्स, मुझे 2 छोटे, डिस्काउंट मिलेगा, एंड सो ऑन। चियून पैसे कलेक्ट करते करते हाथ दर्द कर गया। स्किनी और ड्राइवर लगातार बॉक्सेस दे रहे थे। 3 घंटे में 200 बॉक्सेस सोल्ड आउट। स्किनी की एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही थी। ओल्ड जी, सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी पूरा माल निकल जाएगा। चियून भी खुश था, चलो वापस चलते हैं। ट्रक लोड करके निकल गए। थोड़ा आगे जाके उनके स्टॉल के पास 2 वेंडर्स दुखी मुंह बनाकर उनका ट्रक जाते हुए देख रहे थे। एक ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, भाई, ये 350 पर कैसे बेच गए?
हमारे सारे कस्टमर्स ले गए, हमने तो एक भी बॉक्स नहीं बेचा। दूसरा हारा हुआ बोला, हमारी कॉस्ट ही 350 है, लॉस करके कैसे बेचें? शाकफिंग विलेज, ओल्ड वांग का यार्ड। वापस पहुंचकर देखा वे योंग पहले से ही खड़ा था। वो तो सुपरमार्केट के पास स्टॉल लगा रहा था, इसलिए प्राइस हाइक न्यूज़ सबसे पहले उन तक पहुंची थी। वो भागते हुए आया, ओल्ड जी, आज तो धमाल हो गया, आज रात ढंग से सेलिब्रेट करें। चियून हंसा, बिल्कुल, अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। सब ओल्ड वांग की शॉप में गए। ओल्ड वांग ने गर्मा गर्म पानी चढ़ाकर चाय पिलाई। वो पास आकर धीरे से बोला, काफी अच्छा दिन लग रहा है ना? चियून ने चाय पी और सर हिला दिया, हाँ बढ़िया गया। ओल्ड वांग आंख दबाते हुए बोला, तो पैसों का इंटरेस्ट वाला जो बात किया था वो? चियून हैरान, कौन सा इंटरेस्ट? ओल्ड वांग ने नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, ऐसे, ठीक है, आज रात 2 बॉक्स श्रिम्प खा जाऊंगा। चियून हंसा, ज्यादा मत खाना पर खा लेना। उसे पता था ओल्ड वांग मजाक कर रहा है, पर इंटरेस्ट बाद में भी वो लिटिल ब्लॉन्ड को जरूर देगा। थोड़ी देर में सब लोग एक एक करके वापस आ गए। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे, स्पेशली वे योंग की वाइफ के। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद भूख सब पर हावी थी। पूरा ग्रुप कल वाले सेजवान रेस्टोरेंट में चला गया। ओल्ड वांग को शॉप संभालनी थी, वो नहीं आया। बड़ा सा टेबल भरा हुआ था, डिशेस पे डिशेस। खाना पीना खत्म होते ही चियून ने सबको आज का वेट तुरंत दे दिया। सब लोग निकल गए, पर वे योंग, उसकी वाइफ, लिटिल ब्लॉन्ड और ल्यू मेंग चियून के साथ उसके रेंटल रूम तक आ गए। छोटा सा कमरा पर 5 लोग घुस गए। सब एक जगह बैठ गए और अकाउंटिंग शुरू हो गई। चियून के ग्रुप ने 200 बॉक्सेस बेचे। रेवेन्यू इक्वल्स 62,700 रुपीस। बीच में कुछ कस्टमर्स ने 10-20 रुपीस डिस्काउंट भी लिया, नॉर्मल बात थी। वे योंग का छोटा ट्रक एक बार में कम बॉक्स ले जाता, इसलिए वो बीच में वापस आया, दूसरा लोड लिया, टोटल 150 बॉक्सेस बेचकर 49,000 कमा लिया। 5 लोगों ने मिलकर आज के दिन में करीब 3 लाख रुपए बना लिए। और ये तो सिर्फ पहला दिन था, अभी भी 2000 प्लस बॉक्सेस बाकी थे। चियून ने तुरंत नोटबुक निकालकर प्रॉपर अकाउंटिंग शुरू कर दी। Chapter 25. How did he die? Total purchase cost 5,48,000. Yesterday और आज के 4 ड्राइवर्स की वेजेस 9,200 और अगले 2 दिन के लिए एक्सपेक्टेड वेजेस 8,000. स्किनी और उसके 6 लोगों की आज की मजदूरी 3,000, अगले 2 दिन 6,000. ल्यू मेंग की 3 दिन की वेजेस 3,000. बाकी छोटी एक्सपेंसेस जैसे खाना वाना वो तो खियून ने खुद ही भर दिया। केयरफुल कैलकुलेशन के बाद टोटल कॉस्ट एग्जैक्टली 5,77,000 बनती थी। इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन कुछ इस तरह, वे योंग 1,70,000 यानी 29.46%, ओल्ड फेंग 70,000 यानी 12.13%, पेंगे 50,000 यानी 9.67%, लिटिल वांग माओ 7,000 यानी 1.22%, खियून 2,70,000 प्लस वेजेस ही एडवांस्ड यानी 47.52%। सबको उनके शेयर के हिसाब से पैसे मिल गए और सब खुशी खुशी घर लौट गए। सिर्फ ल्यू मेंग दरवाजे तक जाकर वापस आ गया, भाव चढ़ाकर वापस बैठ गया। क्यून ने हैरान होकर पूछा, मेंगे क्या हुआ? ल्यू मेंग थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मैंने तो बस थोड़ा सा सामान बेचने में मदद करी और तूने मुझे 1,000 दे दिए, दूसरों को तो सिर्फ 500 मिला। क्यून मुस्कराया, मेंगे तू इतना फॉर्मल मत हो, तूने सिर्फ बेचा नहीं, पूरा दिन दौड़ा दौड़ी की, तू ये पैसे डिजर्व करता है। ल्यू मेंग ने शर्माते हुए सर खुजाया, हाँ ठीक तो है पर थोड़ा अजीब लग रहा है। क्यून हंस पड़ा, तूने हार्डवर्क किया, पैसे कमाए, मैं तुझ पर भरोसा करके पैसे कलेक्ट करवाता हूँ, किसी और को नहीं। अगर इतना ही गिल्टी फील कर रहा है
तो बस ये काम खत्म होने के बाद कुछ मछली पकड़ना और मुझे बुला लेना, तेरी तरफ से ट्रीट। लियू मेंग की आंखों में हल्की चमक आ गई। डन, काम खत्म होते ही एक जबरदस्त ड्रिंक सेशन रखता हूँ। परफेक्ट, ख्यून ने हंसी के साथ कहा। अब घर जा, रात हो रही है। लियू मेंग को विदा करके ख्यून ने ओल्ड फेंग और पंगे को उनका शेयर ट्रांसफर कर दिया। फिर उन दोनों को आज का पूरा समरी मैसेज में भेज दिया। प्रॉफिट्स देखकर उनका शौक नेचुरल था, पर अननेसेसरी फॉर्मेलिटी कुछ नहीं, बस सीधी बात। आज का उसका नेट इनकम 1,42,000 और कल बेचा हुआ जेट 1 लाख रुपीस मिलाकर ख्यून के अकाउंट में लगभग 2,50,000 आ गए थे। थोड़ी देर सोचकर उसने डायरेक्ट 1,10,000 ओल्ड वैंग को भेज दिए, पहले उसी का कर्ज चुकाना था। कुछ ही मिनट में एक मैसेज आया, 10,000 रिटर्न। ओल्ड वैंग ने 10,000 वापस कर दिए। ख्यून ने सिर्फ मुस्कुराते हुए हेड शेक किया। ठीक है, ज्यादा इंसिस्ट नहीं करूंगा। लिटिल हुआंगमाओ का लोन बाद में एक ही बार चुका दूंगा। अभी भी 1,50,000 बाकी थे। फ्रोजन श्रिम्प बेचकर टोटल अराउंड 3 लाख आने का चांस था। बैंक का लोन रीपेमेंट भी कवर हो जाएगा। बस एक काम बाकी था, बैंक को कॉल करके थोड़ी इंटरेस्ट रिडक्शन की रिक्वेस्ट करना। 2 साल पुराना 1,50,000 का कर्ज कंपाउंड इंटरेस्ट के चक्कर में बिल अब 2,10,000 तक पहुंच गया था। थोड़ा सा कम हो जाए तो भी सही। थोड़ा बोर होकर ख्यून बेड पर लेट गया और न्यूज़ स्क्रॉल करने लगा। तभी उसे एक लोकल न्यूज़ हेडलाइन ने ध्यान खींच लिया। क्यूयान शान, डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ कायवर स्ट्रीट, सडन इलनेस से गुजर गए। कल परसों उनकी डेथ हो गई। क्यूयान शान? ख्यून का दिल एक सेकंड के लिए रुक सा गया। ये वही बंदा है क्रिम्सन इंटेलिजेंस में जिसका जिक्र था। ये कैसे मर गया? उसने इंस्टेंटली हेडलाइन खोली, डिटेल्स पढ़ी, फिर ऑनलाइन उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया। क्यूयान शान, मेल, हान एथनिसिटी। स्क्रोलिंग के बीच एक फोटो आई और ख्यून की आंखों में शॉक क्लियरली था। ये बंदा क्यू झाओ जैसा नहीं लग रहा। उसने सुना था कि क्यू झाओ का बाप किसी स्ट्रीट ऑफिस का लीडर है। क्या वो क्यूयान शान ही था? वीडियो कंपेयर करने पर डाउट और स्ट्रांग हो गया। तो इसलिए शेन वानतिंग ने क्यू झाओ से डाइवोर्स लिया। बाप ही गया तो बैकिंग भी गई। पजल पीसेस परफेक्टली फिट हो गए। क्यू झाओ जैसे आदमी के पास अगर बाप की प्रोटेक्शन ना हो, फ्यूचर में वो कितनी भी मुसीबत में पड़ सकता है। बाप का काला पैसा तो वो वैसे ही उड़ा देगा। और वो ब्लैक यूएसबी ड्राइव, अब क्यूयान शान ही नहीं रहा तो कोई ट्रेस करने वाला भी नहीं, अनलेस किसी तीसरे को उस यूएसबी का पता हो, पर चांस बहुत कम है। ये सोचकर ख्यून ने कॉपिक क्लोज कर दिया और न्यूज़ स्क्रॉल करता रहा। रात धीरे धीरे बीत गई, मिडनाइट हो गया। तभी इंटेलिजेंस प्रॉम्प्ट फ्लैश हुआ। आज का इंटेलिजेंस रेड। वांगे मैंशन का एक फ्लैट 68.21 स्क्वायर मीटर, सेकेंड ऑक्शन। ओनर मल्टीपल क्रिमिनल केसेस में फंसा हुआ है, लास्ट नाइट अरेस्ट। स्टार्टिंग प्राइस 3,62,200 यानी 5,309 पर स्क्वायर मीटर। प्राइस देखकर ख्यून ऑलमोस्ट फट पड़ गया। 5,000 पर स्क्वायर मीटर, वांके मैंशन। मार्केट में इस एरिया का रेट 10,000 से कम नहीं। ऑक्शन प्रॉपर्टीज रिस्की होती हैं, ओनरशिप इश्यूज, मॉर्टगेज इश्यूज, इलीगल ऑक्यूपेंट्स, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं। पर इंटेल के हिसाब से प्रॉब्लम बस ये थी कि ओनर अनोइंग थी, लोग पंगा नहीं लेना चाहते, यानी सुपर अंडरप्राइज्ड अपॉर्चुनिटी। 70 स्क्वायर मीटर का फ्लैट, प्रॉबेबली 1 BHK। ख्यून ने डिसाइड किया कि ये वो लेगा, बाद में खुद रहे या रेंट पे दे दे, दोनों प्रॉफिटेबल। उसने तुरंत ऑनलाइन प्रोसेस देखा, रजिस्टर किया और 40,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए। अगर बिड जीत गया तो बाकी अमाउंट 15 डेज में देनी होगी। श्रिम्प्स बेचकर 3 लाख रुपीज़ आ जाएंगे तो टेंशन नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद ट्रक्स फिर से फ्रोजन श्रिम्प लेकर शॉपिंग विलेज से निकले। ख्यू ने कल वाली जगह पर स्टॉल लगाया और जैसे ही सेटअप हुआ, कस्टमर्स आ गए। रेट हाइक न्यूज़ पूरी तरह स्प्रेड हो चुकी थी।
कल वाली चश्मा आंटी भी वापस आई, इस बार सीधा 2 पीस ले गई, नो बार्गेनिंग। थोड़ी देर में क्यून का स्टॉल लिटरल भीड़ से घिरा हुआ था। थोड़े आगे खड़े 2 मिडल एज्ड आदमी जलते हुए देख रहे थे। पता नहीं ये लोग कल इतना बेचकर भी कैसे वापस आ गए, हमारा तो कुछ नहीं बिक रहा, जगह बदले। मार्केट में सबसे ज्यादा भीड़ यहीं होती है, कहाँ जाएंगे? दूसरे आदमी ने सोचा, फिर धीरे से बोला, एक काम करते हैं। अरे देखो जरा, पहले मैं इनसे श्रिम्प लेकर गया तब ध्यान नहीं दिया, पर घर जाके बॉक्स खोला तो आधा खाली निकला। ये कोई तरीका होता है धंधा करने का? कौन खरीदेगा तुमसे? सब लोग जरा देख लो। चियून के स्टॉल के सामने एक मिडिल एज्ड आदमी हरा मिलिट्री कोट पहने, लाल चेहरा लिए, चिल्लाते हुए हंगामा कर रहा था। उसकी तीखी आवाज ने तुरंत ही लोगों का ध्यान खींच लिया। पासरबाइज रुककर तमाशा देखने लगे। जो कस्टमर्स पैसे निकाल रहे थे वो भी रुक गए और मिडिल एज्ड आदमी की तरफ देखने लगे। चियून ने भाव चढ़ाई। वो आदमी सस्पिशियस लग रहा था। अगर सच में क्वांटिटी का इशू होता तो कोई नॉर्मल इंसान पहले कामली बात करता, सीधा रोड पर ड्रामा नहीं करता। और जो बॉक्स उसने ग्राउंड पर रखा था वो तो 5 किलो वाला फोम बॉक्स भी पूरा भरा नहीं था, barely 2/3। इतना कमी रह जाए तो वेट के टाइम सबको पता चल जाता है। क्लियरली ये आदमी झगड़ा करने आया है। आसपास लोग गुनगुनाने लगे, मैं तो लेने वाली थी, पर अगर वेट शॉर्ट है तो रहने दो। रेट भी इतना हाई, ऊपर से चीटिंग, बड़े बेशर्म लगते हैं। उनकी बातें स्किनी के कान तक पहुंची और उसका गुस्सा तुरंत चढ़ गया। वो तुरंत उस आदमी पर टूट पड़ने वाला था, पर चियून ने उसे पकड़कर रोका और नजर तेज तरीके से आसपास दौड़ाई। और जैसा उसने सोचा था, थोड़ा दूर एक और मिलिट्री कोट वाला आदमी चीकी स्माइल के साथ खड़ा तमाशा देख रहा था। वही बंदा जिसे देखकर ही समझ आ गया ये दोनों एक ही गैंग के हैं। चियून ने स्किनी के कान में हल्का सा कुछ कहा। स्किनी ने तुरंत समझ लिया और चुपचाप भाग गया। फिर चियून ने उस ड्रामा करने वाले आदमी की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है बॉक्स में कमी थी तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ। सैटिस्फाइड? वो आदमी 1 सेकंड के लिए हवाबाज हो गया। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि चियून फाइट नहीं करेगा, पर फिर एक्टिंग वापस चालू। अब कह रहे हो रिप्लेस कर दोगे, बाकी सामान का क्या भरोसा? चियून बिल्कुल शांत था। तो बताओ तुम कैसे सॉल्व करना चाहते हो? वो आदमी और ज्यादा हिम्मत दिखाने लगा। रूल के हिसाब से अगर वेट शॉर्ट हो तो ट्रिपल रिफंड होता है, नहीं दोगे तो आज यहाँ स्टॉल नहीं लगा पाओगे। चियून को पता था उनका टारगेट पैसे नहीं है, टारगेट ये है कि वो पब्लिक के सामने एक्सेप्ट करे कि उनका श्रिम्प अंडरवेट है। उसने फोन निकाला, टाइम देखा, एक सिगरेट जलाई, धीरे से एक पफ लिया। थोड़ा सोचने दो। पब्लिक को लगा चियून सच में गिल्टी हो गया। फिर नेचुरली लोग बोलने लगे, रिफंड ही कर दो, मैं तो कहूंगी सब वेइंग चेक करो। तभी स्किनी वापस आ गया, साथ में एक सिंपल सी बुढ़िया। वो हफ हफ करते हुए बोला, सेम ट्रेड वाले ही निकले जैसे तुमने बोला था। उनके स्टॉल में सीसीटीवी नहीं था, पर मैंने कुछ लोगों से पूछा और इस आंटी ने सब देखा। ग्रीन कोट वाले आदमी का चेहरा तुरंत सफेद हो गया। उसने वापस मुड़ के भागना चाहा, पर चियून की नजर उस पर ही थी। अरे भाई, कहाँ भाग रहे हो? अपने पैसे नहीं चाहिए? स्किनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। चियून ने आवाज बुलंद की, मैंने 2 दिन में 1000 से ज्यादा बॉक्सेस बेचे हैं। तुम पहले आदमी हो जो शॉर्ट वेट का ड्रामा कर रहे हो। सच में हुआ क्या, आंटी बताएंगी। बुढ़िया ने पहले चियून से कंफर्म किया, 2 बॉक्स श्रिम्प्स का मुझको याद है ना? चियून ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल आंटी, आप ले जाना। तब बुढ़िया सामने आई और जोर से बोली, मैं भी स्टॉल चलाती हूँ, मूली बेचती हूँ। ये दोनों आदमी मेरे सामने वाले स्टॉल पे 380 रुपए में फ्रोजन श्रिम्प बेच रहे थे, कोई खरीद नहीं रहा था। फिर दोनों मिलकर प्लानिंग कर रहे थे। यही आदमी बॉक्स लेने आया। कुछ देर बाद मैंने इसे दूसरे के बॉक्स में हाथ डालते, श्रिम्प्स हटाते और फिर बॉक्स सील करते देखा। लोग लिटरली शॉक में आ गए। अरे मतलब पूरा प्लान था। मुझे पहले ही शक था, मार्केट को गंदा करते हैं ऐसे लोग। ग्रीन कोट आदमी लाल पड़कर चिल्लाने लगा, झूठ है, तुम इनसे मिली भी हो। बुढ़िया ने हाथ कमर पर रखे,
अरे छोरे, मैं और मेरी बेटी दोनों ने देखा, ड्रामा मत कर। उसकी कॉन्फिडेंट आवाज ने उस आदमी का दम निकाल दिया। वो आंखें इधर उधर घुमाने लगा। पर्पस अचीव हो चुका था। चियून ने स्किनी को सिग्नल दिया, छोड़ दो। ज्यादा लंबा खींचना उसके बिजनेस को नुकसान देता। वो आदमी अपना हाथ मलता हुआ शर्म से काला लाल होकर साइड में खड़ा हो गया। आसपास के लोग उस पर उंगलियां दिखा रहे थे। चियून ने आवाज लगाई, चलिए भाई लोग, जो लेना है ले लो, स्टॉक लिमिटेड है। अगर डाउट हो तो वीचैट ऐड कर लो, कोई भी प्रॉब्लम का फोटो भेजना, सीधा रिप्लेसमेंट। बस सबका डाउट हवा हो गया। पब्लिक फिर से लाइन में लग गई। बुढ़िया भी अपने 2 बॉक्सेस लेकर खुश होकर निकल गई। पूरा हंगामा हार्डली कुछ मिनट्स चला, पर बीच में भी चियून ने 2 घंटे में 150 बॉक्सेस बेच दिए। अभी टाइम काफी था, तो उसने स्किनी और ड्राइवर को वेयरहाउस भेज दिया एक्स्ट्रा लोड लाने। खुद वहां बाकी 50 बॉक्स बेचता रहा। आज बाजार और ज्यादा गर्म था। शाम तक सब के सब बॉक्स सोल्ड आउट। पैकअप के बाद स्किनी और ड्राइवर को घर भेज दिया और खुद रोड साइड से टैक्सी लेकर सीधा वैन के मैंशन की तरफ चल पड़ा। चैप्टर 27 डेथ गॉड्स गेज। अगर ठीक से याद हो, वांके मेंशन लगभग 2018 में बना था। तब उसका एडवर्टाइजिंग हर जगह छाया हुआ था, हत्ता कि क्यून को भी एक फ्लायर मिल गया था। ये सोसाइटी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बस 12 बिल्डिंग्स का एक कॉम्पैक्ट सा कॉम्प्लेक्स, लेकिन एनवायरनमेंट काफ़ी पीसफुल। बर्ड्स चर्पिंग, फूल खिले हुए, सब कुछ फ्रेश। कम्युनिटी के अंदर एंटर करते ही क्यून सिक्योरिटी से प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस का रास्ता पूछने वाला ही था कि एक लेडी उसकी तरफ तेजी से आती दिखाई दी। एक हाथ में वो एक मोटी फाइल पकड़े हुए थी, दूसरे हाथ से फोन पर बात कर रही थी और हाई हील्स में काफी फास्ट पेस से चल रही थी। फोन पर नजर झुकी होने की वजह से शायद उसने क्यून को नहीं देखा और सीधा उसकी चेस्ट से टकरा गई। आह! लेडी हल्की सी चीखी, बैलेंस लूज करके पीछे गिरने वाली थी, लेकिन क्यून ने तुरंत रिएक्ट किया और उसका हाथ पकड़ के उसे संभाल लिया। पर इस प्रोसेस में सारे पेपर्स हवा में उड़ गए। सॉरी। वो तुरंत संभलकर ऊपर देखती है, शर्माते हुए माफी मांगती है। क्यून ने उसका हाथ छोड़ दिया और कंसर्न से पूछा, आर यू ओके? मैं ठीक हूँ, सॉरी, फोन पर ध्यान था, वो ऑकवर्ड टोन में बोली। क्यून ने सिर्फ हाथ वेव किया, नीचे बैठकर सारे पेपर्स उठाए और उसे दे दिए। लेडी के सफ़ेद डेडिकेट फेस पर हल्का सा ब्लश आ गया। उसने अपने बाल कान के पीछे किए और सॉफ्टली बोली, थैंक यू। क्यून ने सिर्फ नोट करके आगे बढ़ गया। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस में मैनेजर एक 40-45 साल का आदमी था। क्यून ने उसे सिगरेट दी और रूम 301 बिल्डिंग 2 के बारे में पूछना शुरू किया। मैनेजर ने आधा सुनते ही सब समझ लिया। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ बोला, भाई तुमने शायद ऑक्शन लिस्टिंग देख ली है। पिछले 2 महीने से काफी लोग इसके बारे में पूछने आए हैं। एक बात सुनो, ये प्रॉपर्टी मत लेना, पैसे डूब जाएंगे। क्यून ने कंफ्यूज्ड होने का नाटक किया। ओह, ऐसा क्यों? मैनेजर ने हाथ जोड़कर बताया, इस घर का ओनर बड़ा ही परेशान कुन आदमी है। कोर्ट ने इसके 3 प्रॉपर्टीज पे इन्फोर्समेंट लगा रखी है। पिछली बार किसी ने इसकी एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसकी जिंदगी नरक बना दी। रात को पेंट फेंकना, ग्लास तोड़ना, धमकाना, बेचारा आदमी मजबूर होकर लॉस में बेच गया। फिर ठंडी सांस छोड़ी। इस घर को लोग टच नहीं करते, ट्रबल फ्री में कोई नहीं चाहता। क्यून ने पूछा, घर कैसा है? डेकोरेशन अच्छा है, एक औरत कुछ वक्त रही थी वहां पर शिफ्ट हो गई। ओके, थैंक्स। सब समझकर क्यून पवेलियन की तरफ चला गया ऑक्शन शुरू होने का वेट करने। ऑक्शन टाइम 5 बजे ऑक्शन स्टार्ट हो गया। नेचुरली पार्टिसिपेंट्स कम थे। स्टार्टिंग प्राइस था 3,62,200। क्यून ने सीधा बिड डाल दिया, 3,63,000। एक सिगरेट खत्म होने तक किसी ने काउंटर बिड नहीं की। ऑक्शन 24 घंटे चलेगा, कल देख लेगा। चांसेस हाई थे कि कोई कम्पीट नहीं करेगा। इवनिंग, बैक टू शॉपिंग विलेज। लोग अपने अपने स्टॉल से वापस आ गए। क्यून ने सबको कल वाले रेस्टोरेंट में ट्रीट दिया।
₹485 खर्च हुआ। बाकी लोगों की सेल्स कल जैसी ही थी, लेकिन क्यून के स्टॉल ने 200 एक्स्ट्रा बॉक्सेस बेच दिए। टोटल अर्निंग हुई 3,63,000, क्यून का शेयर 1,72,500 घर आके बेड पर लेटकर उसने अपना बैंक बैलेंस चेक किया। अब 3,22,000 हो चुका था। बैंक का मैसेज भी आ चुका था। अगर वो सारी लोन अमाउंट एक साथ चुका दे तो इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ हो सकती है, बस 1.5 लाख प्रिंसिपल देना होगा। ये तो जैकपॉट था, 60,000 से ज्यादा बचते। खुश होकर क्यून ने कपड़े निकाले और बाथ हाउस जाने निकला। मसाज शॉप, सिस्टर शाह। बाथ हाउस के सामने से गुजरते हुए उसे ऑपोजिट मसाज शॉप से हंसी की आवाज आई। डोर थोड़ा खुला था, डिम लाइट, कुछ शॉर्ट ड्रेस लड़कियां एक आदमी के अराउंड हंस रही थी। गेट पर एक स्टाइलिश मिडिल एज्ड औरत, सिस्टर शाह, गोल्ड कर्ल्स, स्मोकिंग पोज। उसने क्यून को देखकर श्रूड सी स्माइल दी और स्मोक रिंग उड़ाई। क्यून, इतनी लेट स्नान करने आए हो? बाद में इधर आना मसाज के लिए। क्यून ऑकवर्ड मुस्कुराया। सिस्टर शाह हर दफा उससे फ्लर्ट करती थी। स्किनी और दोस्तों से उसके शॉप के बारे में सुना था। एम्बियंस थोड़ा शेडी, लेकिन शॉप प्योर मसाज ओनली। पर एक दफा मिसलीड होने के बाद यंग बॉयज वहां नहीं जाते। हाँ, ओल्ड वांग जैसे लोग वहां स्पिरिचुअल एक्सचेंज पसंद करते हैं। क्यून पोलाइटली मना करने वाला था कि पीछे से अचानक कदम की आहट आई और पीठ तक ठंडी सी लहराई, जैसे खुद डेथ गॉड घूर रहा हो। अहम मुड़कर देखा, ओल्ड वांग घूरती आंखों से। क्यून ने फर्स्ट स्माइल दिया और सीधा बाथ हाउस के अंदर घुस गया। उसके जाते ही ओल्ड वांग का चेहरा तुरंत पिघल गया। सिस्टर शाह के पास चापलूसी करते हुए चला गया। नाइट सिस्टम अपडेट। 1 minute remaining for next information update. Today's info in red. नानहुआ टेक्सटाइल फैक्ट्री के प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर सन को 4,500 एम्प्लॉय यूनिफॉर्म्स कस्टमाइज करने का काम मिला है। क्यून का दिमाग इंस्टेंटली स्पार्क हो गया। एप्पल स्कैंडल वाले दिन मैनेजर सन का एटीट्यूड डिसेंट था। हो सकता है वो इस ऑर्डर के लिए अप्रोच करे तो चांस मिल जाए। ऊपर से ब्रदर पंक का क्लोथिंग फैक्ट्री 2 साल से स्ट्रगल कर रहा था, घर तक बेच दिया था। अगर ये 4,500 यूनिफॉर्म का ऑर्डर मिल जाए तो उसका फैक्ट्री रिवाइव हो सकता है। न्यू ईयर आने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट जल्दी सिक्योर करना जरूरी है। क्यून ने तुरंत ब्रदर पंक को कॉल लगाई। हेलो ओल्ड क्यून। फोन के पीछे से थकी हुई आवाज आई, साथ में बच्चे की रोना और वाइफ की डांट। जिंदगी ऐसी ही होती है, मोहब्बत टाइम के साथ रूटीन बन जाती है। क्यून ने जेंटली पूछा, मैं कल फोन करूं? छोटी सी साइलेंस के बाद जवाब आया, नहीं, बोलो क्या काम था? चैप्टर 28 वेरिएबल्स। चियून ने शॉर्ट में पंगफई को टेक्सटाइल फैक्ट्री के यूनिफॉर्म ऑर्डर वाली सिचुएशन बता दी। फोन के दूसरी तरफ पंगफई तुरंत सीरियस हो गया। आंखें थोड़ी बड़ी हो गई, आवाज भी एकदम ऊपर चली गई। तू उनके परचेजिंग मैनेजर को जानता है? चियून ने सीधा जवाब दिया, डीलिंग्स हुई हैं, थोड़ा बहुत रिश्ता है। बस कल सुबह ही मैं तेरे पास आ रहा हूं, साथ में चलेंगे। फोन कटते ही चियून ने लंबी सांस ली। मिडिल एज्ड इंसान की जिंदगी आसान कब होती है? नेक्स्ट डे मार्केट। अगला दिन मार्केट और ज्यादा भीड़ भाड़ वाला था। चियून और टीम के 200 बॉक्सेस सिर्फ 2 घंटे में ही सोल्ड आउट हो गए। उन्होंने तुरंत स्किनी और ड्राइवर को वापस भेजा और वो बाकी माल लेकर आ गए। 3 बजे से पहले 2 बॉक्सेस को छोड़कर बाकी सब खत्म। ये 2 बॉक्सेस चियून ने अपने पैसे से लिए थे, मैनेजर सन को गिफ्ट के लिए। ड्राइवर और टीम को घर भेजने के बाद चियून ने पंगफई को कॉल किया। लगभग आधे घंटे बाद एक ब्लैक सजीटर रोड साइड पर रुके। पंगफई उतर कर आया, आंखों के नीचे हल्का सा थकान का शैडो। फिर भी उसने चियून के शोल्डर पर हाथ थपथपाया। दोनों ने मिलकर फ्रोजन श्रिम्प गाड़ी में डाला और टेक्सटाइल फैक्ट्री की तरफ निकल पड़े। मीटिंग मैनेजर सन। फैक्ट्री जोन पहुंचकर चियून ने पंगफई को कार में वेट करने को बोला।
खुद 2 फोम बॉक्सेस उठाकर मैनेजर सन के ऑफिस के दरवाजे पर नॉक किया। कम इन। च्यून अंदर गया। मैनेजर सन ने उसे देखते ही खुशी से मुस्कुराते हुए उठकर कहा, अरे ओल्ड जी, कौन सी हवा आज तुम्हें इधर ले आई? च्यून ने स्माइल किया। न्यू ईयर आ रहा है तो सोचा आपसे मिल लूं। घर से थोड़े फ्रोजन श्रिम्प भी लाया हूं, टेस्ट करके देखना। मैनेजर सन ने बॉक्सेस की तरफ देखा और हंसकर बोला, अरे ये क्या फॉर्मेलिटीज, नेक्स्ट टाइम खाली हाथ आ जाना। श्रिम्प्स ज्यादा महंगा नहीं था, वरना वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। दोनों बैठे, गरम चाय मिली, हल्की फुल्की बातें हुई। फिर च्यून सीधे पॉइंट पर आया, मैनेजर सन, असल में एक बात पूछनी थी। मैनेजर ने आईब्रो लिफ्ट की। हाँ बोलो, मैं हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। च्यून ने हाथ रब किए। मैंने सुना है फैक्ट्री स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म्स कस्टमाइज करने का प्लान बन रहा है, क्या ये सच है? मैनेजर ने थोड़ा सरप्राइज से देखा। वाह ओल्ड जी, तेरी इन्फॉर्मेशन कितनी फास्ट होती है। हाँ, ऑर्डर फाइनलाइज हुआ है कुछ दिन पहले ही। वैसे तू कपड़े का काम करता है? च्यून ने तुरंत हाथ हिलाया। नहीं, मैं नहीं। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्ती है, वो क्लोथिंग फैक्ट्री चलाता है। फैक्ट्री के स्पेक्स मुझे पता है, मशीन्स न्यू, वर्कर स्किल्ड, क्राफ्ट्समैनशिप स्ट्रॉन्ग। इसीलिए सोचा पूछ लूँ, क्या हम इस बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मैनेजर ने ध्यान से सुना, सोचने वाला एक्सप्रेशन आया। कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर बोला, ओल्ड जी, मैं तुम्हारा कैरेक्टर जानता हूँ। तुम कह रहे हो तो तुम्हारा दोस्त यहाँ आकर डिस्कस कर सकता है। बस एक चीज़ है, फाइनल डिसीजन मेरा नहीं होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी ज़रूरी है। च्यून के मन में एकदम से रिलीफ आया। 100% नहीं, पर दरवाज़ा खुल गया। समझ गया, बहुत शुक्रिया मैनेजर सन। वैसे मेरा दोस्त बाहर ही वेट कर रहा है, क्या अभी बुला लूं? मैनेजर ने हंसकर पॉइंट किया। अच्छा प्रेपरेशन है, ठीक है बुला लो। च्यून ने मैसेज भेजा। थोड़ी देर में नॉक हुआ। पंगफई अंदर आया। एक हाथ में फोल्डर, डिज़ाइन ड्राफ्ट्स, दूसरे में एक बैग, सैंपल यूनिफॉर्म्स। क्लियर था पूरी तैयारी के साथ आया था। हेलो मैनेजर सन, मैं पंगफई। वो आगे बढ़ा और हैंडशेक किया। मैनेजर फ्रेंडली टोन में बोले, हेलो, बैठिए। ओल्ड जी ने बताया आप लोग हमारा ऑर्डर लेना चाहते हैं। अब क्यों ना अपने फैक्ट्री के बारे में बताओ। बैठते ही पंगफई ने स्मॉल टॉक स्किप कर दिया। फोल्डर और सैंपल्स टेबल पर रख दिए। मैनेजर सन, फैक्ट्री ने 2 साल पहले लेटेस्ट कटिंग मशीन्स, स्टिचिंग मशीन्स सब अपग्रेड किए हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से काफ़ी आगे। फिर उसने डिज़ाइन ड्राफ्ट्स और सैंपल्स दिखाए। मैनेजर सन शांत से सुनता रहा, कभी कभी अप्रिशिएट करते हुए नोट भी करता। कुछ मिनट्स बाद पंगफई रुक गया, एक्सपेक्टेंट आइज से देखते हुए। मैनेजर ने सैंपल्स हाथ में लिए, काफ़ी डिटेल से चेक किया, फिर बोला, क्राफ्ट्समैनशिप अच्छा है, मैं पर्सनली काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ, पर जैसे पहले बताया फाइनल डिसीजन वाइस प्रेसिडेंट ल्यू लेगा। अगर वो हाँ बोल दे तो मेरी तरफ से कोई इशू नहीं। प्राइस और प्रोडक्शन टाइमलाइन बाद में डिसाइड कर लेंगे। पंगफई एकदम खुश हो गया। थैंक यू मैनेजर सन। मैनेजर ने हाथ हिलाया। उसका ऑफिस उधर कॉर्नर में है। इस वक्त च्यून खड़ा हुआ, पंगफई को ग्लांस से सिग्नल दिया कि बाहर वेट करे। फिर मैनेजर को सिगरेट ऑफर की। मैनेजर सन, क्या आप हमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? मैनेजर ने सिगरेट ली, थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ओल्ड जी, बात यह है कि मेरी और वाइस प्रेसिडेंट ल्यू की बिल्कुल नहीं बनती। अगर मैं तुम्हें लेके गया तो चांसेस और कम हो जाएंगे। च्यून ने क्वाइटली नॉड किया, ज्यादा पुश नहीं किया। सिगरेट फिनिश करके वो बाय बोलकर बाहर आ गया। बाहर ही पंगफई ने तुरंत पूछ लिया, कैसा रहा? च्यून ने सिर हिला दिया। उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। पंगफई ने हैवी रिएक्शन नहीं दिया, बस च्यून के हाथ पर थपथपाया। हाफ बैटल जीत ली दोस्त, चलो वाइस प्रेसिडेंट ल्यू से मिलते। लेट्स गो। चैप्टर 29। आज रात बात करेंगे। ऑफिस के अंदर एक थोड़ा सा मोटे से मिडिल एज्ड आदमी आराम से कुर्सी पर बैठा चाय घोट रहा था। तभी बाहर से धुप धुप करके हल्की नॉक की आवाज आई।
वाइस प्रेसिडेंट लियो ने भौं से कोड़कर कप रख दिया। अंदर आओ। धीरे से डोर खुला और कियुन और पेंग फे दोनों अंदर आए। पेंग ने शरीफ सी मुस्कान के साथ बोला, हेलो मिस्टर लियू, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। वाइस प्रेसिडेंट लियू ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, जरा हैरान होकर पूछा, आप लोग कौन हैं? पेंग एक कदम आगे बढ़ा, शांत टोन में बोला, हम सिंग क्लोथिंग फैक्ट्री से हैं। सुनने में आया कि आप लोग स्टाफ के लिए एक बैच वर्कक्लोथ्स ऑर्डर करने वाले हैं। सोचा मिलकर बात कर लें, शायद कोई मौका मिले। ओह, लियू ने बस इतना कहा जैसे इंटरेस्ट ही ना हो। बैठ जाओ। और फिर वो फिर से अपने महंगे टीकप को घुमाने लगा। कियुन और पेंग ने एक दूसरे को देखा। दोनों समझ गए ये काम आसान नहीं होगा। पेंग ने हल्का सा सांस लेकर मुस्कुराहट बनाए रखी और फैक्ट्री का शॉर्ट इंट्रोडक्शन शुरू किया। पूरी टाइम वाइस प्रेसिडेंट लियू ने सिर्फ टीकप ही घुरता रहा, बीच में एक बड़ी वाली जम्हाई भी ली। पेंग जब खत्म हुआ तब जाके वो थोड़ा सीधा बैठा, मुस्कुराया और बोला, ये ऑर्डर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके आने से पहले 3 और फैक्ट्रीज मुझसे मिल चुकी हैं। ऐसा करते हैं, आप लोग पहले जाओ, आज रात कहीं शांत जगह मिलकर डिटेल में बात करते हैं। ये सुनते ही दोनों समझ गए बंदा सीधे गिफ्ट या डिमांड की तरफ हिंट कर रहा है। पेंग को थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन चेहरे पर स्माइल बरकरार रखी। बिल्कुल मिस्टर लियू, आपका नंबर दे दीजिए, मैं जगह अरेंज कर देता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट लियू ने फाइनली हल्का सा स्माइल दिया, एक बिजनेस कार्ड ढकेल दिया। ज़रूर, और हाँ, मुझे हॉटपॉट पसंद नहीं। पेंग दोनों हाथों से कार्ड लेते हुए झुक गया। जी, मैं आज रात आपके टेस्ट के हिसाब से बेस्ट जगह चूज़ करूँगा। फिर हम चलते हैं। लियू ने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाकर पीछे हट गया। दोनों बाहर निकले और जैसे ही डोर बंद हुआ, पेंग की हंसी तुरंत गायब, चेहरे पर सिर्फ टेंशन। कियुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा, दोनों सीधे पार्किंग लॉट की तरफ चले। गाड़ी में बैठते ही दोनों ने सिगरेट जलाई। पेंग ने गहरी खूंच ली और बोला, इस ऑर्डर से लगभग 1,50,000 का प्रॉफिट होगा। मैं सोच रहा हूँ उससे 80,000 दे दूं और 70,000 तुम ले लेना। कियुन ने सर हिला दिया। छोड़ो मेरी फिक्र, मैनेजर सुन को कुछ नहीं चाहिए और मैं कल से काफ़ी पैसा कमा चुका हूँ। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट लियू की आंखों में देख के लग रहा है इसका पेट बहुत बड़ा है। पेंग ने ठंडी सांस भरी। मुझे पता है, लेकिन ये ऑर्डर लेना ही पड़ेगा। मशीन्स खाली पड़ी रहेंगी तो रोज़ नुकसान है। कियुन ने चुपचाप सुनते हुए उसका दर्द समझा। उसका अपना पुराना बिजनेस भी इसी तरह डूबा था। या तो हार मानकर सब बंद कर दो, या फिर दांत कचोड़कर होप के साथ लड़ते रहो, चाहे रिस्क कितना भी बड़ा हो। और अक्सर लोग दूसरा रास्ता ही चूज करते हैं। गाड़ी शियापिंग विलेज पहुंची। उतरते वक्त कियुन ने पूछा, मेरे यहाँ चलना, थोड़ा बैठ लेते हैं। पेंग ने कड़वी हंसी के साथ मना कर दिया। आज रात की सेटिंग देखनी पड़ेगी, कौन से बड़े रेस्टोरेंट्स डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, रात को बता देना। पेंग के जाते ही कियुन ने अपना फ़ोन निकाला, ऑक्शन प्लेटफॉर्म चेक किया। जैसा एक्सपेक्टेड था, सिर्फ उसने ही बिड लगाई थी। ऑक्शन खत्म हुआ, मैसेज आया, कंग्रेचुलेशंस कियुन, आपने वैन के मैंशन प्रॉपर्टी 3.63 लाख में जीत ली है। 15 दिन के अंदर बैलेंस पे करिए, देर से डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा। कियुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ फ़ोन रख दिया। अब घर ऑफिशियली उसका है। वो सीधा सिचुआन रेस्टोरेंट पहुंच गया। रूम में घुसते ही सब खड़े हो गए। ओल्ड की, बस तुम्हारा ही इंतजार था। हाँ, बिना की ब्रो के कैसे स्टार्ट करते? कियुन हंसा। चलो जल्दी खाना शुरू करो, मैं भी भूखा हूँ। खाना मस्ती में हुआ। उसने बता दिया कि आज रात उसकी और मीटिंग है, तो सबने शराब पे फोर्स नहीं किया। खाने के बाद सैलरीज मिली। स्किनी और ड्राइवर चले गए। की ब्रो, फ्यूचर में कुछ भी हो बस एक कॉल करना। बॉस, आपने बहुत हेल्प की, नेक्स्ट टाइम भी बुला लेना। सबको रुखसत करके कियुन ने प्रॉफिट सेटल किए। 3,39,000 टोटल आया, उसका हिस्सा लगभग 1,76,000। लिटिल ब्लॉन्ड का भी 4,000 बना। कियुन ने उसे एक्स्ट्रा 10,000 देकर बोला, अंकल वान का हिस्सा वो नहीं लेगा, ये तुम्हारा। लड़की की खुशी फूट पड़ी। थैंक यू की ब्रो।
सब निकल गए, सिर्फ वे योंग रुककर बोला, ओल्ड की, शुक्रिया की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर कभी तुझे कुछ चाहिए, मैं जरा भी ना बोलूं तो मैं मर्द ही नहीं। कियुन ने सिगरेट देते हुए कहा, भाइयों में ये सब नहीं होता। बस समझ गया। चल घर जा, बीवी को बोलना गाड़ी ध्यान से चलाए। घर आके कियुन ने मुंह धोया, फोन चेक किया, अकाउंट बैलेंस अब 4,70,000 के आसपास है। इस श्रिम्प डील से तकरीबन 2 लाख कमा लिए। 1.5 लाख देने हैं कर्ज में, पर अभी भी 15 दिन का टाइम है, मैनेज हो जाएगा। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। पेंग का मैसेज, सिर्फ 3 शब्द, याशियांग बिल्डिंग। जैसी बिल्डिंग एरिया का एक प्रीमियम लेवल रेस्टोरेंट था। यहाँ क्लाइंट को ट्रीट करना मतलब पैसा बहते पानी की तरह उड़ाना। सर्विस फी ही 10%। टैक्सी रोड के किनारे रुकी और दूर से ही कियोन ने देखा, ब्रदर पेंग दरवाजे पे खड़ा इंतजार कर रहा था। कियोन ने पास जाकर एक सिगरेट दी। आई नहीं अभी तक। पेंग ने सिगरेट जलाई, थोड़ा सा मुंह बिगाड़ा। 8 बजे बोला था, अभी मैसेज आया, थोड़ा लेट होंगे। कियोन ने धीरे से सांस छोड़ी। जिसको काम होता है उसको ही वेट करना पड़ता है। हवा में बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे। दोनों ठंड से ठिठोर ठिठोर कर रहे थे, पर चुपचाप खड़े रहे क्योंकि हालत ही ऐसी थी। आधा घंटा बीत गया, वो आदमी अभी तक नहीं आया। पेंग के चेहरे पे थोड़ी बेचैनी दिखने लगी, पर ऐसे वक्त में फ़ोन करना मतलब सीधा ऑर्डर ख़त्म। बाहर टेम्परेचर -10 से नीचे था। दोनों बार बार हाथ सेंक रहे थे, पैर थपथपा रहे थे। और आधा घंटा गुजरने के बाद BMW 5 सीरीज़ धीरे से सामने आकर रुकी। बीच से पेट बाहर निकालते हुए वाइस प्रेसिडेंट ल्यू गाड़ी से उतरने की कोशिश कर रहा था। कियुन तुरंत आगे बढ़ा। मिस्टर ल्यू, ट्रैफिक थोड़ा टाइट था शायद। पेंग झुककर दोनों हाथ से उसके सर को बचाते हुए बोला, कोई बात नहीं, हम भी अभी आए हैं। इतनी ठंड में आप आए, यही बहुत बड़ा एहसान है। कियुन भी मुस्कुराया। चलिए अंदर चलें, यहाँ बाहर तो जम जाएंगे। याशिंग बिल्डिंग के अंदर जैसे गर्मी का मौसम। अंदर का टेम्परेचर एकदम वार्म और कोजी। होस्टेस ने मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़कर वेलकम किया। प्राइवेट रूम में पहुंचते ही पेंग और कियुन ने झट से मिस्टर ल्यू को सीट दिलाई। पेंग ने उसका कोट संभालकर लटकाया। मिस्टर ल्यू, यहाँ का एनवायरनमेंट ठीक है, अगर पसंद ना आए दूसरी जगह चलते हैं। कियुन ने गर्मा गर्म चाय का कप उसके हाथ में दिया। थोड़ा गर्म पी लीजिए, बाहर काफ़ी सर्दी थी। मिस्टर ल्यू ने एक सिप ली और नाक शिक हिलाकर बोला, ठीक ही है, चलो काम चला लेंगे। पेंग ने तुरंत वेटर को सिग्नल दिया, डिशेस लेकर आओ। और कुछ ही देर में टेबल फुल ऑफ लग्जरी डिशेस। एक बड़ा सा बॉस्टन लॉबस्टर जिसकी लंबाई पूरे 4 आर्म जैसी, स्टेक्स, सूप्स, डम्पलिंग्स, सिग्नेचर डिशेस सब लाइन से। पेंग ने स्माइल के साथ बोला, मिस्टर ल्यू, ये सब यहाँ के सिग्नेचर डिशेस हैं, टेस्ट करके बताइए। उसने पब्लिक चॉपस्टिक से लॉबस्टर का बेस्ट पीस निकालकर मिस्टर ल्यू की प्लेट में रखा। मिस्टर ल्यू ने धीरे से एक बाइट ली। काफ़ी अच्छा। चेहरा बिल्कुल रानी साहिबा जैसा शाही। पेंग ने तुरंत फेतियान मोटाई की 2 बोतल खोली, प्याले में डालकर मिस्टर ल्यू को दिया। ल्यू ने ग्लास को नाक के पास ले जाके स्मेल की। ये ठीक है, तुम लोगों ने सोचा है। पेंग मुस्कुराया, बस आप खुश हो जाएं, यही ज़रूरी है। थोड़ी देर खाना पीना चलता रहा। मिस्टर ल्यू का चेहरा लाल हो गया, नैपकिन से मुंह पोंछा और एक तेज सा बर्प निकला। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, ये राइट टाइम है। पेंग ने वेटर को बाहर भेजा। रूम में अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। पेंग ने अपना बैग खोला, एक थिक मनीला एनवेलप निकाला और मिस्टर ल्यू के सामने रखा। मिस्टर ल्यू, ये छोटा सा टोकन है, उम्मीद है आप कोऑपरेशन पर कंसिडर करेंगे। उसकी उंगलियों में हल्का कंप था। उस एनवेलप में 80,000 कैश था और डिनर का बिल 16,000। बीच महीने में जितना कियुन से लिया था सब खत्म। मिस्टर ल्यू ने एनवेलप पर एक लंबी सी नज़र डाली।
आंखों में 1 सेकंड के लिए लालच चमका, पर फिर एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिया और सीधा एनवेलप उठाया नहीं, पीछे होकर हाथ पर हाथ रखकर बोला, "अब बाद में देख लेंगे, पहले थोड़ा और पी लें, कहीं और चलते हैं?" पेंग तुरंत खड़ा हो गया। हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं अरेंज करता हूँ। बाहर जाके उसने प्रीमियम बिजनेस केटीवी का रूम बुक किया, सांस सीधी की, फिर रूम में वापस गया। मिस्टर ल्यू, सब अरेंज हो गया है, चले? ल्यू मुस्कुराया, धीरे से उठा और बिना आवाज के एनवेलप को अपने बैग में घुसा लिया। पेंग तुरंत रास्ता दिखाते हुए बोला, मिस्टर ल्यू संभल के। दोनों उसके पीछे। गॉर्जियस फ्रैग्रेंस एंड चार्म, लग्जरी केटीवी। मिस्टर ल्यू अपनी BMW में बैठ गया। पेंग और क्यून ने टैक्सी पकड़ी, पीछे पीछे। टैक्सी में पेंग ने बिल सामने की सीट पर रखा, गहरी सांस ली। सिर्फ डिनर का बिल 16,000 और अब केटीवी का खर्चा अलग। पर खुशी की बात, पैसे ले लिए उसने। इसका मतलब ऑर्डर मिलने के चांसेस हाई हैं। फैक्ट्री चलती रहेगी, वर्कर्स की सैलरी मिलेगी। पेंग ने धीरे से बोला। क्यून ने उसका कंधा दबाया। सब मुश्किल वक्त निकल जाते हैं, चाहे तो मैं 10,000 दे दूं? पेंग ने तुरंत मना किया। तूने मुझे इतना बड़ा ऑर्डर दिला दिया और मैं तुझसे पैसे लूं? और वैसे भी 10,000 तेरे पास कहाँ से? क्यून हंसा। लास्ट टाइम जो श्रिम्प बेचे थे ना, थोड़ा प्रॉफिट बना लिया। भाइयों के बीच हिसाब किताब थोड़ा लूज ही होता है। पेंग ने हाथ हिला दिया। मेरी वाइफ ने अपने घर से कुछ उधार लिया है, अभी मैनेज है, जरूरत पड़ी तो बोल दूंगा। ठीक है, क्यून मुस्कुराया। गाड़ी रुक गई, गॉर्जियस फ्रैग्रेंस एंड चार्म के सामने। एक स्लिम फीमेल मैनेजर ब्लैक सिल्क यूनिफॉर्म में हील्स पे चलती हुई, ठंड से रंग लाल पर स्माइल पक्की। वेलकम सर्स, रूम रेडी है, प्लीज फॉलो मी। मिस्टर ल्यू फुल स्वैगर मोड में, टमी आगे, दोनों हाथ पॉकेट्स में, अंदर चला गया। रूम का डेकोरेशन रॉयल, क्रिस्टल शैंडलियर, फ्रूट प्लैटर्स, स्नैक्स, सॉफ्ट लाइटिंग। फीमेल मैनेजर ने हल्का झुककर बोला, दिस इज आवर बेस्ट स्वीट, ड्रिंक्स भी तुरंत आ जाएंगे, कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। मिस्टर ल्यू ने हाथ हिलाकर बोला, ठीक है, लोग बुलाओ।